नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऑटोबॉट इन्फोसेक के फाउंडर विनीत कुमार जी से। तो विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। विनीत जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑटोबॉट इन्फोसेक और साइफरएक्स, ये दो आपके स्टार्टअप्स हैं, इन दोनों का क्या कंसेप्ट है और कैसे ये लोगों को सर्व करता है दूसरों से अलग हटकर? देखिए, ये दोनों जो स्टार्टअप्स हैं ये साइबर सिक्योरिटी अरीना में काम करते हैं। और क्योंकि मैं एक नॉन प्रॉफिट भी रन करता हूँ जिसका नाम साइबर पीस है, और उसके साथ हम क्या करते हैं कि लोग मतलब आम जनता, इंडस्ट्री, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी हो या कोई इंडस्ट्री हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, हम हर स्टेक होल्डर के साथ काम करते हैं साइबर सुरक्षा वाले सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे जो भी इश्यूज़ आते हैं, जो ग्राउंड पे लोग जो इश्यूज़ फेस करते हैं, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड की बात की जाए या हैकिंग की बात करें, अब डिफरेंट प्रकार के हैकिंग और साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। एक तो हम बहुत फेमस जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड, जो कि जामतारा जैसे लोकेशन से जहाँ से फ्रॉड किए जाते हैं, एक वो हो गया। दूसरा हो गया जो एडवांस अटैक, जैसे रैंसमवेयर अटैक होता है, स्टॉकरवेयर अटैक होता है, बहुत सारे एडवांस मैलवेयर अटैक एंड साइबर अटैक्स होते हैं जो अलग अलग कंट्री से हमें टारगेट किए जाते हैं। ये इंडिविजुअली को नहीं बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने सुना होगा एम्स में साइबर अटैक हुआ था और एम्स ऑफलाइन हो गया था कुछ दिन के लिए। वैसे ही बड़े बड़े संस्थानों पे, गवर्नमेंट एजेंसीज पे अटैक किए जाते हैं। तो हमने ये जो स्टार्टअप जो बनाया है, स्टार्टअप का यही उद्देश्य है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कैसे करें, आइदर सर्विसेज के माध्यम से कैसे करें या प्रोडक्ट के माध्यम से कैसे करें। तो ये दोनों सर्विस और प्रोडक्ट स्टार्टअप है। तो कैसे आप सर्विसेज और प्रोडक्ट के माध्यम से अपने इन दोनों स्टार्टअप्स के थ्रू लोगों को सर्व कर पा रहे हैं? आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे इसमें क्या रोल प्ले कर रही हैं? हायर लेवल में मैं, क्योंकि एक बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा कि हमारा जो स्टार्टअप है, जैसे किसी भी इंटरप्राइज की बात करें, जैसे एग्जांपल ले लें दूरदर्शन। अब इसको अगर आपके जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसको अगर सुरक्षित रखना है तो उसमें एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना होता है। उसको असेस करना पड़ता है कि कहीं कोई गैप तो नहीं है, कहीं सिक्योरिटी लूपहोल तो नहीं है। तो हम इसे टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद इसे सिक्योर करते हैं। प्लस हमारे साथ ग्रुप ऑफ एथिकल हैकर्स हैं, जो कि हैकर्स को हम डिप्लॉय करके, जो हैकर्स बस गलत काम नहीं करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं बग्स और उस बग्स को उठा करके उसको पैच करते हैं और बता देते हैं आपको इन एडवांस कि आप में ये कमी है। तो ये हमारा सर्विसेज वाला सेगमेंट है। हाँ जी, और कुछ बताना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट वाले में क्या है कि प्रोडक्ट वाले में कि हम प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं कि जैसे कि आपके यहाँ आज के दिन में रेफ्रिजरेटर की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, एयर कंडीशन की बात करें, हर चीज़ इंटरनेट इनेबल्ड हो रहा है। IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो IoT हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी हैक किया जा सकता है। तो उसको हम कैसे रोकें, उसके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है जो कि उसको डिटेक्ट करता है और सेम वे सिक्योरिटी गैप्स है तो उसको पैच करता है और उसके ओनर्स को भी इन्फॉर्म करता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया। 10 साल की उम्र में आपने हैकिंग देखा था जब आप स्कूल लाइफ में थे, और उसमें आप खुद ही हैक हुए थे, जहाँ तक हमें आपने बताया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ रहा आपके स्टार्टअप जर्नी की शुरुआत का। इस फेज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ आपकी स्टार्टअप जर्नी में कन्वर्ट हुआ। जी, बहुत ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाइफ का, क्योंकि यही मेरा करियर डिसाइड किया कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। तो ये हुआ था कि इंसिडेंट, क्योंकि मैं HEC में था। HEC में आपको मालूम होगा कि इंटरनेट भारत में जो है तो सबसे पहले HEC जैसे संस्थानों में ही आया। तो मैं बहुत लकी था, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे को इंटरनेट का ईजी एक्सेस मिल गया और मैं जुड़ गया कुछ ऐसे चैनल्स के साथ। उस समय गूगल का ज़माना नहीं था, ना फेसबुक था, ना गूगल था। हम बहुत पहले टाइम से बहुत पहले थे इन सब चीज़ों में। तो हम एक IRC चैनल जो हमारा था, इंटरनेट रिले चैट चैनल, तो आई जॉइंट दैट IRC चैनल। और ज्वाइन करने के बाद उस चैनल में मैं हैकर्स का एक स्पेशल चैनल होता था जिसमें हर हैकर्स पूरे दुनिया से मिलते थे। तो उस चैनल में मैं ज्वाइन किया और उसी दौरान मैं एक ऐसे हैकर से मिला जो कि अमेरिका के थे और बहुत ऑब्वियसली मेरे को लगता है 50-60 के एज ग्रुप में होंगे। तो उनसे मैं मिला और उनको मैं बताया कि मैं कितना क्यूरियस हूँ इन सब चीज़ें और मैं बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि कैसे हैकिंग होता है, क्या होता है। तो उन्होंने मुझे एक ट्रायल के तौर पे मेरा PC हैक करके दिखाया। तो एक्चुअली मुझे डैमेज नहीं किया, क्योंकि मुझे उनको मालूम था कि मैं अभी एक बच्चा हूँ और कुछ अच्छा कर सकता। दैट वाज गुड ऑन हिज पार्ट।
तो उन्होंने बस वजह बताया कि तुम भी सीख सकते हो। एक लाइव बैंक को भी हैक करके दिखाया मुझे, अमेरिका की एक बैंक को, कि कैसे हो सकता है, और उससे मुझे बहुत क्यूरियोसिटी पैदा हुई मेरे अंदर। और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे फिर कुछ बुक्स दिए ऑनलाइन, एक दो फोरम्स का एड्रेस दिए जहाँ पे उन्होंने कहा कि खुद से उसको पढ़ो और सीखो। और वहीं से मेरी, आप कह सकते हैं, जर्नी की शुरुआत हुई कि मैं खुद हैक होने के बाद मेरे को ये जागरूकता मेरे अंदर बहुत ज़्यादा होगी कि मैं किस तरह से मैं अपने आप को बचाऊं, और क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो सकता है तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि मेरे को दूसरों को, अपने को तो बचाना ही है, साथ ही दूसरों को भी बचाना, क्योंकि आगे चल के टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगा, और जो कि आज के दिन में आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है। आपकी स्टार्टअप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अटैक को रोकने में मदद करती है, तो ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, पहले तो हम थ्रेट इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। अब जैसा वर्ड बता रहा है, थ्रेट इंटेलिजेंस इज़ कि आपको कोई भी अगर थ्रेट है तो उसका इंटेलिजेंस मिल जाता है। बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एम्स के अटैक से पहले हमने प्रेडिक्ट किया था कि अटैक्स ऑन हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर बढ़ेगा। ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमने भारतवर्ष में हमने अब डिवाइस अलग अलग जगह पे लगा के रखा है, जिसमें कोई भी, जैसे अर्थक्वेक आता है तो कैसे आपको सेंसर्स लगे हैं तो उससे आपको इन्फो मिल जाता है कि अर्थक्वेक आया या पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ का, साइक्लोन आने का। तो सेम वे हमने भी कुछ सेंसर्स लगाए हुए हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि अटैक्स बढ़ेंगे, और किस सेक्टर पे, सेक्टोरल अगर बात करें हॉस्पिटल्स पे बढ़ेंगे, या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे बढ़ेगा, या फिर एनर्जी सेक्टर पे पड़ेगा, तो हमें पता चलता रहे टाइम टू टाइम, और हम रेगुलर रिपोर्ट निकालते हैं। तो थ्रेट इंटेलिजेंस एज अ सर्विस हमारा है जो थ्रेट इंटेलिजेंस देते हैं। साथ ही साथ हम, जैसा भी मैंने बताया कि एज प्रोडक्ट हम उसको फिर कॉन्फ़िगर करके कि कैसे उसको सिक्योर किया जाए। उस तरह के जो बैड आईपी एड्रेसेस रहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आते हैं, जैसे अटैक्स ओरिजिनेट होते हैं, तो हम उसको ब्लॉक करने का काम थ्रू डिफरेंट फायरवॉल्स या अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू हम उसको ब्लॉक करते हैं। तो जब आपको पता चलता है तो क्या आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करते हैं एंड देन उन्हें रियलाइज कराते हैं कि ये थ्रेट्स है? ये कैसे, मतलब आप लोग का ये संभव हो पाता है? तो जब हमें जैसे ही पता चलता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम ज़रूर इन्फो करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको मालूम होगा सर्टेन करके एक संस्था है, NCIAPC करके संस्था है, तो हम अपने तरफ से जो भी हमें अलर्ट मिलता है तो हम उनको ज़रूर सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं ताकि उनके लेवल पे एक्शंस भी हों। दूसरा, हम खुद का एडवाइजरी निकाल देते हैं कि जो भी संस्था, जैसे अगर हमने एक सेक्टर का, हमें लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर पे अटैक्स बढ़ेंगे, तो हम जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे NPTI हो गया, जैसे पावर का जो भी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गया, या जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन हो गया, इस तरह की जो एंटिटीज़ हैं, तो हम उनको इन्फो कर देते हैं और एडवाइजरी भी निकाल देते हैं सोशल मीडिया पे, ताकि लोग जागरूक रहें कि इस तरह से अटैक हो सकते हैं और बचने के क्या तरीके हैं। तो ये हमारा 8 साल की उम्र में आपने कुछ चैंपियनशिप्स भी जीती थी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं शुरुआत 8 में किया, लेकिन इनफैक्ट जो पहला रिकॉग्निशन मुझे मिला था वो मुझे मिला था जब मैं 14 साल का था। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम्स इंजीनियर बना था। इसमें तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्पेशल एप्रिसिएशन मिला, बिल गेट्स की तरफ से ये किस लिए आपको मिला था और उस समय का कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक तो मैं रांची में था। किस लिए मिला था? हाँ, क्योंकि मैं यंगेस्ट था, और दूसरा कि मैं रांची, एक आप समझ सकते हैं कि रांची कोई मैं मेट्रो सिटी में पला बड़ा नहीं हूँ कि दिल्ली बॉम्बे जहाँ एक इकोसिस्टम बना हुआ था। मेरे लिए पूरा क्षेत्र ही एक नया, जो मुझे खुद से एक्सप्लोर कर रहा था उसमें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और उन दिनों रांची में भी अगर बात करें 97 ऑनवर्ड 2003 तक, वहाँ इंटरनेट का बहुत ही चार्ज किया जाता था। मतलब आप 1 घंटे का इंटरनेट का 500 रुपया भी पे करना पड़ता था। तो उस समय में 14 साल की उम्र में आपको यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर अवार्ड मिला। हाँ। तो ये किस तरह से, मतलब क्यों आपको ही दिया गया? एक 14 साल के बच्चे को क्यों दिया गया, हम ये जानना ये चाहेंगे। अवार्ड नहीं था, क्या काम था आपका? हाँ, ये अवार्ड नहीं था, ये एक सर्टिफिकेशन था। मैंने एग्जाम्स क्लियर किया। एग्ज़ाम्स क्लियर करके जो जनरली लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो अपने करीब 10 साल की नौकरी के एक्सपीरियंस के साथ लोग अटेम्प्ट करते हैं, वो मैं 14 साल का जब बच्चा था तो मैंने उसको क्लियर कर लिया। तो वो एक सबके लिए ये था कि ये इतना हाईली स्पेशलाइज्ड पेपर्स ये इतने कम एज में एक 14 साल का बच्चा कैसे क्लियर कर सकता है। तो ये आपने मतलब कैसे क्लियर किया या कैसे आप कर पाए इस चीज़? खुद से उसको पढ़ के, और एक दो संस्था, जैसे मैं यहाँ पे रांची में एक उस समय इन्फिनिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, तो वहाँ पे क्योंकि वो टेस्टिंग सेंटर था, तो वहाँ के कुछ लोग जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स थे उनके साथ बैठ के कुछ ट्रायल लैब्स वहाँ पे प्रैक्टिस करता था और वहाँ पे किया। फिर घर पे आके
और क्योंकि मेरे जैसे पहले बताया कि मेरे फादर भी टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, तो उनके साथ बैठ करके डिस्कशन करके उनसे आइडियाज़ ले करके तो मैं इसको क्रैक कर पाया था उस टाइम। 2006 में डिजिट मैगजीन के कवर पेज पर आप आए थे एज नेशनल साइबर सिक्योरिटी एफर्ट एंड प्रोटेक्टर ऑफ नेशंस डेटा। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी, ये एक्चुअली अगेन एक बड़ा रिकॉग्निशन था। रांची में भी मुझे अच्छे रिकॉग्निशंस मिले बिकॉज ऑफ माय एक्टिविटी, और जिस तरह से मैं आईआईटीज़ और बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस में मैं गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर था। मैं आर्मी स्कूल में जब पढ़ रहा था तो मैं यहाँ से जाके अपने टॉक्स देता था कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, आर्मी की अलग अलग संस्थाओं में। तो रिकॉग्निशंस मिलने स्टार्ट हो गए थे, इसलिए डिजिट को भी पता चला कि मैं इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ एक कम एज पे। तो उन्होंने पूरा एक डिटेल स्टोरी किया हम पे। डिजिट आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी फील्ड में, एरिना में डिजिट मैगज़ीन बहुत ही फेमस मैगज़ीन मानी जाती है, और उसमें एक फुल पेज उन्होंने कवर पे स्टोरी और एक 2 डिटेल पेज हम पे किया कि हम किस तरह से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था कि हैकर्स, मीडिया बहुत नेगेटिवली लेता है, हैकर्स को हमेशा नेगेटिव दर्शाया जाता है। मैंने दिखाया कि हम हैकर्स हैं बट हैकर्स विथ अ गुड इंटेंट। तो उसको डिजिट को उसको बहुत पसंद आया कि ये ऐसे हैकर्स हैं जो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को बचा रहे हैं, और इसलिए वो कवरेज मिला। आपकी स्टार्टअप का यूनिकनेस क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। यूनिक व्हाट इन्फोसिक्स और साइफरएक्स। देखिए, यूनिकनेस हमारा ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एक तो सर्विसेज हम कर रहे हैं साइबर रिस्क रेटिंग, साइबर स्कोर करके, क्योंकि जिस तरह से रिस्क एसेस करके बहुत सारी चीज़ें, अब साइबर इंश्योरेंस भी जैसे आ रहा है, कल को आप अपने आप को इंश्योरेंस भी ले सकते हैं कि ताकि आपके साथ कोई अटैक हुआ तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। डैमेजेस, कोई फाइनेंशियल डैमेज हुआ तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्लेम कैसे, कोई कंपनी आपको, ये इंश्योरेंस कंपनी कैसे आपका डिसाइड करेगा कि आपका प्रीमियम क्या जाएगा, इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर। जैसे आपको आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, उसको आपको इंश्योर करना है, तो अब शायद हमें वो बुलाएंगे, हमें उन्हें एसेस करके एक रिपोर्ट देना होगा कि ये रिपोर्ट है, इनका स्कोर ये है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। तो ये तो इट्स मोस्टली टू डू विथ सर्विसेज। लेकिन प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट बहुत ही डिफरेंट है। एक तो हमारा AI ML इनेबल्ड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, आपको कोई टेकी होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साधारण ये क्या है AI इनेबल जो आपने मेंशन करा? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो आप कह लें सेल्फ लर्निंग भी हमारा उसमें एम्बेड किया जा रहा है प्रोडक्ट में, कि सेल्फ लर्निंग, सेल्फ हीलिंग, बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको शायद एक साधारण इंसान हैं और आपको बेसिक नॉलेज है IT का, बेसिक नो हाउ है, फिर भी हम हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने हमारे प्रोडक्ट को अपने घर पे लगाया तो आपको वो पहले तो आपके घर के सारे जो डिजिटल डिवाइसेस हैं जो राउटर से कनेक्टेड है उसको मैप कर लेगा, और मैप करने के बाद उसके ऊपर आपको एक रिस्क स्कोर दे देगा कि आपका रेफ्रिजरेटर जो है आपने बहुत दिन से उसको अपडेट नहीं किया है, तो वो हैकर्स हैक कर सकते हैं, या उसका पासवर्ड आपने बहुत सिंपल सेट किया है। आसान सरल भाषा में। साइबर इंश्योरेंस आप लोग प्रोवाइड करते हैं या आप इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से प्रोवाइड नहीं, हम नहीं बात करते, हम बस आपको एसेस करके इंश्योरेंस कंपनी को बता देते हैं कि आप कितना वल्नरेबल हैं। अगर आप सेफ हैं तो हम वो भी बताते हैं, ताकि आपको प्रीमियम का इंश्योरेंस कंपनी कैसे डिसाइड करती है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क रेटिंग। अगर रिस्क आपका ज़्यादा हाई है, रिस्क स्कोर हाई है, दैट मीन्स आपको खतरा ज़्यादा है वहाँ पे, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा वहाँ पे। अगर आपने सारी सावधानी आपने ली हुई है, आपने सिक्योरिटी बहुत अच्छा रखा हुआ, सब कुछ अच्छा है, आपका पासवर्ड आपने अच्छा रखा हुआ है, फॉर्मवेयर आप रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, अगर आपने इस तरह का रखा हुआ तो आपका प्रीमियम कम रहेगा। स्कूल लेवल पे ही आपने एथिकल हैकिंग की शुरुआत की और स्कूल में ही आपने एथिकल हैकर्स का एक ग्रुप क्रिएट किया, तो ये आप कैसे कर पाए, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। जी, इसमें मैं अगेन बोलूँगा, बहुत सारे दोस्त जो कि और बहुत सारे मेरे वेल विशर जो साथ में आए वहाँ पे, जिन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट को बिलीव किया, क्योंकि और कुछ लोग ने माइग्रेट किया, कुछ लोग थे ब्लैक हैट साइड, ब्लैक हैट मतलब वो गलत हैकिंग करते थे गलत चीज़ों पे, उनको हम लोगों ने कन्विंस किया कि डू समथिंग गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द सोशल कॉज। कुछ लोग क्या थे कि उस ज़माने में साइबर वॉर्स जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चलते रहता था, साइबर वॉर, कोई इंडियन हैकर्स पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान बेस्ड हैकर्स इंडिया को। तो हमने बताया कि देखो वो अटैक्स तो हो रहा है, लेकिन उससे नुकसान आम जनता का भी हो रहा था। कभी किसी कंपनी का वेबसाइट डाउन हो गया,
कभी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डाउन हो गया, तो हमने क्या किया कि हम ये इस तरह का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और सबको मदद करते हैं, ताकि जो इनोसेंट लोग हैं वो इस तरह के जो साइबर वॉर्स हो रहे हैं उसके विक्टिम, उसके शिकार नहीं बने। तो उसमें बहुत लोगों ने बिलीव किया, बहुत लोगों ने इस मुहिम को ज्वाइन किया और धीरे धीरे हम स्केल करते चले गए। और अच्छा मतलब नेशनली नहीं, हमें फिर ग्लोबल रिकॉग्निशंस भी मिला हमारे काम के चलते, और बहुत लोग तो हमसे इंस्पायर होके दूसरे कंट्रीज़ में उन्होंने इस तरह के एसोसिएशंस और इनिशिएटिव स्टार्ट किया। 8 साल की उम्र में साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक सोशल कॉज के तहत HEC में आपकी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये आपके स्टार्टअप का मोड़ लेकर गया। देखिए, पहले तो मेरा ये स्टार्टअप का मेरा कोई प्लान नहीं था, इट ऑल हैपेंड एक फ्लो में। मेरा प्लान था कुछ बढ़िया करना, एंड आई वाज वेरी क्लियर मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। बट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि कहीं मेरे को गवर्नमेंट में भी कुछ टाइम मैंने सर्व किया, एक गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर को भी इस्टेब्लिश किया, तो थोड़े थोड़े टाइम तक मैं हर जगह ऑलमोस्ट रह के मैंने। कौन से गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर को आपने एस्टैब्लिश करा? मैं झारखंड सरकार में ही, झारखंड का आपको ये भी बता दूं, झारखंड का पहला और इनफैक्ट इंडिया का पहला और वर्ल्ड का 9वां रिसर्च सेंटर था, साइबर डिफेंस रिसर्च सेंटर। और बहुत फोर्थ कमिंग थी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की सोच। अगेन आप इमेजिन कर सकते हैं 2011 के कैबिनेट में ये अप्रूव हुआ और 2011 में ये सेंटर स्टार्ट हो गया था ऑपरेशंस। स्टेट ऑफ आर्ट साइबर डिफेंस एंड रिसर्च सेंटर इन झारखंड। मैं उसका फाउंडर CTO था, क्योंकि मैं एक्टिविटीज़ इतने करता था, तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड दी देन चीफ मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, वो ही वांटेड मी टू बी रिटेन इन द स्टेट। तो उन्होंने बोला कि आप उसको प्लान करो एंड यू टेक द लीड एंड मेक श्योर कि झारखंड हम लोग साइबर के मैप पे हम बहुत ऊंचा जाए। तो वही उसकी शुरुआत हुई थी। तो स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पे मैंने किया, साथ ही साथ मैं टेरिटोरियल आर्मी में भी इनफैक्ट एक कमीशन ऑफिसर हूँ और मेजर के रैंक पे हूँ। तो इंडियन आर्मी के अंदर भी मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहता हूँ इंडियन आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑन साइबर सिक्योरिटी। ऑटोबॉट इन्फोसेक के टारगेट ऑडियंस या टारगेट इंडस्ट्रीज फिलहाल कौन कौन से आपके नज़र में है? इसका मैं तो बोलूँगा एनीबडी एंड एवरीवन जो भी इंटरनेट को यूज़ करता है। आम जनता की अगर बात कर लें, चाहे मैं बिग टेक की बात कर लूँ, हर कोई इसके पॉसिबल क्लाइंट है। तो इसलिए मैं आपको बोला कि हम लोग, एक और आपने पूछा था कि हम लोग डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट सोचते हैं। हम लोग का मकसद ये है कि एक सोशल इम्पैक्ट फर्म के नाम पे हमें जाना जाए। सोशल इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि हम उनके पास भी जाना चाहते हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है। अब जैसे छोटी इंटरप्राइज है, MSME है, उनके पास पैसे नहीं है एक साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर ऑडिट कराने के, तो हम लोग उनके पास जाना चाहते हैं, उनको सिक्योर करना चाहते हैं, उनके पास जो भी रिसोर्सेज है उसमें हम लोग करना चाहते हैं। तो हमारा रेंज बहुत वाइड है, बट स्पेशल फोकस है आम जनता और वल्नरेबल पॉपुलेशन, साथ साथ MSME स्टार्टअप्स। शुरुआत में किसी भी स्टार्टअप को बूम कराने के लिए या एक लेवल पे ले जाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। तो इनिशियल स्टेज में आपने अपनी स्टार्टअप को कैसे फॉर्म किया? सोच तो आपकी काफ़ी अच्छी थी, डेवलप होते गई, कैसे एक सपोर्ट मिला कि एक स्टार्टअप की फॉर्म में ये डेवलप हो पाया और अच्छे से फंक्शन करने लगा? ये एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग था। अगेन मैं बोलूँगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑल्सो, क्योंकि रांची में ये स्टार्टअप्स रजिस्टर किया और जब ये इनफैक्ट स्टार्ट किया तो हर स्टार्टअप्स के अपने चैलेंजेस होते हैं। फंड रेजिंग बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है। मतलब किस तरह से आपने इसको मतलब इस चैलेंज को लिया? तो मैंने बस अभी आज के दिन में मैं बता दूं, हमने कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है। हमने किसी से ना फंडिंग रेस किया है ना कुछ कर लिया, हम बूटस्ट्रैप्ड अपने से एक्टिविटी करते हैं और रेस करते हैं। अब चैलेंज इसलिए हमने उसको ओवरकम किया, कैसे किया, इज़ बिकॉज ऑफ इनोवेटिव सर्विसेज। जैसे मैं आपको बताया कि हैकर्स फॉर गुड, तो आप हमें हैकर्स को आप मतलब ये कि हायर कीजिए और हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करेंगे। बहुत बार हमने कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस किया, क्योंकि लोग को भरोसा नहीं था हम पे कि ये रांची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इनमें स्किल सेट है या ये, तो हम बोलते थे ठीक है आप आजमा लीजिए, विल गिव यू फ्री सर्विस। अगर हम आपके सिस्टम में हमें बग मिल गया, क्रिटिकलिटी उसका हाई है या कुछ है, तब फिर अगर आपको भरोसा मिल जाए कि हाँ इनमें दम है, तब आप हमें काम दीजिए। तो उसके चलते चलते हमें अच्छे ब्रेक्स मिले और इनफैक्ट ओवर टाइम आज के दिन में अच्छे क्लाइंट बेस हैं। कुछ बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप सब जानते हैं, वो सब हमारे साथ, जैसे कि हमारे क्लाइंट्स में मेटा है, एक मेटा के साथ एक दूसरी ये हमारी एक्टिविटी है जिसमें हम ट्रेनिंग्स पे बहुत काम करते हैं। ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस, सर्टिफिकेशंस। जैसे अगर आपको कल को साइबर सिक्योरिटी एरिया में इंटरेस्ट है, आप खुद से चाहते हैं कि मैं इस एरिया में आऊँ, तो हम ट्रेन भी करते हैं, हम सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं,
प्रोडक्ट्स के अलावा, सर्विसेज के अलावा। तो ये सब में हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं, और भी कंपनीज़ है जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है इन सब चीज़ों में। हर एक स्टार्टअप का एक रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम होता है, तो आपकी स्टार्टअप ऑटोबॉट इन्फोसेक का रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। रेवेन्यू जनरेशन अभी तो मोस्टली डोमिनेट कर रहा है सर्विसेज, क्योंकि हम सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज के इन ड्यू में वी गेट दी रेवेन्यू। बट अब जैसे ये प्रोडक्ट्स कैचअप कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स का फिर हमें रेवेन्यू अब इनफ्लो अब वो स्टार्ट हो रहा है हमारा। प्रोडक्ट्स जैसे कि जो मैं जैसे बताया कि थ्रेट इंटेलिजेंस का हमारा एक प्रोडक्ट है। किस तरह का प्रोडक्ट है, कैसे ये सर्व करता है? जैसे मैं बताया थ्रेट इंटेलिजेंस कि आपको थ्रेट अगर हमें पता चलता है तो थ्रेट का हमें फीड आता है। तो आप अगर एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको थ्रेट फीड में इंटरेस्ट है तो हमारा एक प्रोडक्ट के थ्रू आपको फीड आपके मोबाइल पे मिलेगा कि आपके एरिया में या आपके पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह के पॉसिबल लाइक्लीहुड थ्रेट्स आ सकते हैं। तो एक वो प्रोडक्ट है। दूसरा हमारा डीएनएस बेस्ड, जितने भी ट्रैफिक इंटरनेट पे मूव करते हैं वो डीएनएस से मूव करते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक। तो हमारा एक और प्रोडक्ट है जो डीएनएस सिक्योरिटी के बारे में बात करता है कि डीएनएस पे अगर कोई भी मैलिशियस ट्रैफिक आए, ऑटोमेटिकली अगर कोई आपका जैसे मशीन है आपके ऑफिस में, वो मशीन किसी फॉरेन में किसी कंप्यूटर को एक मैलिशियस आईपी पे कनेक्ट कर रहा है, तो वो मेरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई करके उसको रोक देगा। सो दैट इज ये आपने बात करी प्रोडक्ट्स की। अगर आपकी सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज से आपका रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट हो पा रहा है? सर्विसेज से इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, जैसे अगर कोई हमें हायर करता है कि आप हमारे नेटवर्क का वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर दो या पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर दो, या फिर कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि हमारा नेटवर्क ब्रीच हो गया है, साइबर अटैक हो गया है, अब मुझे फोरेंसिक्स में मदद चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना कि यह अटैक किसने किया है, कैसे किया है, किस फॉर्म से अटैक किया है। तो लोग हमें हायर करते हैं टू टेस्ट देयर नेटवर्क्स और ऑल्सो ब्रीच में कि फोरेंसिक्स करने के लिए, फोरेंसिक्स एनालिसिस करने के लिए कि अटैक किस प्रकार का था, कैसे हुआ। तो आपके फिलहाल कितने लोग हैं जो आपके स्टार्टअप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय या रेवेन्यू जनरेट हो पा रही है? बी इट योर क्लाइंट्स, योर स्टेक होल्डर्स, आपके सैलरीड एम्प्लॉयज़, कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी मैं कहूँगा कि अभी तो टीम हमारी छोटी है, अभी बहुत बड़ी टीम नहीं है, करीब 25 लोगों की टीम है हमारी जो कि अभी ये काम कर रही है। और जो क्लाइंट बेस है, क्लाइंट बेस इंडिया में ही नहीं, हमारा अदर कंट्रीज़ में भी क्लाइंट बेस इस्टेब्लिश हो गया है। अब हमें रिक्वेस्ट अफ्रीका से भी आ रहे हैं, अफ्रीका से लोग रीच आउट कर, क्योंकि अफ्रीका इज़ अगेन अ बिग मार्केट, तो वहाँ से लोग रीच आउट कर रहे हैं कि और उनको दे हैव सम काइंड ऑफ ट्रस्ट विद इंडियन साइबर सिक्योरिटी कंपनीज, तो उनका है कि आप हमें भी सर्विसेज दो। सेम चीज़ जो हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फोरेंसिक्स की बात की या सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग की बात की, तो हमें रिक्वेस्ट वहाँ से भी आ रहे हैं कि आप वहाँ भी सेटअप करो। तो आप अकेले भारतीय हैं जो टॉप 5 स्टॉप्स पर पहुँचे हैं, तो ये टॉप 5 स्टॉप्स हैं क्या, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, और कैसे ये संभव हो पाया? ये एक्चुअली एक बहुत फेमस कंपटीशन है, ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड, GSEA। ये अवार्ड बना ही है उनके लिए जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, और ये मुझे मिला था 2010 में। तो उस समय मैं स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योर हैं और जो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे थे उस समय मैं SMIT गैंगटॉक में अपने बैचलर्स की पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर में था वहाँ पे। तो वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे स्टार्टअप्स है ग्लोबली, तो पूरे दुनिया में 30 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाता है, अमेरिका बुलाया जाता है, और वहाँ पे 30 में से 5, 5 में से 3, 3 में से 1 सेलेक्ट होता है। तो उसमें पहला आप कहाँ तक पहुँच पाए? मैं टॉप 3 में आ गया था। और फिर उसके हमारे में ब्रेंट स्कोडा जो उनको फर्स्ट दिया गया, क्योंकि उनका रेवेन्यू बहुत हाई था। मेरा रेवेन्यू एक्चुअली, क्योंकि हम लोग उस समय अगेन 2010 में साइबर सिक्योरिटी का कोई मार्केट नहीं था इंडिया में यहाँ पे, तो रेवेन्यू हमारा डाउन था, बट एक्टिविटीज़ वाइज हमारा रिकॉग्निशन इतना था कि आज के दिन में भी कोई भी टॉप 3 टॉप 5 स्लॉट तक GSEA में नहीं पहुँचा है। तो वो एक बहुत ही रेयर ऑनर अचीवमेंट था जो एंटरप्रेन्योर EO बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका, उसके तहत मेरे को यूनाइटेड नेशंस यूथ अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था आपको 2019 में। इसके बारे में भी संक्षेप में हम जानना चाहेंगे आपसे, ये किस तरह से मिला और क्यों मिला यूनाइटेड नेशंस यूथ अचीवमेंट अवार्ड? तो वो भी बड़ा कोइंसिडेंस था। अभी जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती थी, उस समय MDGs थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, UN के। तो अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वो आइडेंटिफाई कर रहे थे ऐसे यूथ जो MDGs के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे लिए बड़ा कोइंसिडेंस था कि उनको साइबर, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, साइबर वाज वेरी न्यू
दोज डेज। तो उनको लगा कि ये एक ऐसा यूथ है जो बहुत इनोवेटिवली काम कर रहा है और साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ में काम कर रहा है जो उस समय उनके लिए भी नया था। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने पूरे डिटेल्स मांगे कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, लोगों के बीच क्या काम कर रहे हैं, इंटरप्राइजेस के साथ क्या काम कर रहे हैं, फुल डिटेल्स उन्होंने मिलेगा। तब मुझे सेलेक्ट किया गया आउट ऑफ 16, मतलब 16 यूथ को सिलेक्ट किया गया था। आई वाज वन ऑफ देम। विनीत जी, कोई भी न्यू पर्सन, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन अगर किसी आइडिया को लेकर इनिशिएट करना चाहता है, आप तो 8 साल की उम्र में ही इनिशिएट किए, बट कोई भी पर्सन इनिशिएट करना चाहता है किसी भी एज ग्रुप में किसी स्टार्टअप के लिए, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए? मेरा तो बस यही सजेशन रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत लोग डरते हैं कि मैं जॉब में हूँ, जॉब चला जाएगा, सिक्योर जॉब है एंड ऑल दैट। और कुछ बच्चे भी रहते हैं, पेरेंट्स भी कंसर्न रहते हैं कि मेरा बच्चा अभी से ये स्टार्टअप कर रहा, पता नहीं आगे क्या करेगा, देसी कि वो IIT क्रैक करे, ये करे। मैं बोलता हूँ कि बस छोड़ दीजिए, अब ज़माना बहुत बदल गया है। ये मेरा ज़माना नहीं है जो मैं उसमें था। उसमें बहुत डेयरिंग लोगों को होने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। और साथ में जो सोसाइटी भी थी, सोसाइटी को समझ में नहीं आता था ये क्या काम कर रहा है, ये दुकान खोलेगा, ये क्या, बहुत सारे कमेंट्स मिलते थे। बट आज स्टार्टअप्स इज समथिंग, देखिए आज शो पे डिस्कस कर रहे हैं हम स्टार्टअप, तो आप समझ सकते हैं किस तरह मतलब शो, बड़े बड़े शोज़ आ गए हैं अलग अलग चैनल पे जो स्टार्टअप्स और स्टार्टअप पिक्चर्स में इन्वेस्ट करते हैं लाइव। तो यहाँ पे क्या है कि अब लोग को अगर आइडिया है, अगर सोच है और अगर एक दृढ़ निश्चय है कि हाँ करना है, तो मैं सोचा कि सोचना नहीं है। स्टार्टअप रजिस्टर करने में शायद अब 1 से 2 दिन लग जाते हैं, दो दिन लगते हैं, जो पहले सालों लग जाते थे। तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। और अभी अगर अभी करना है तो अभी स्टार्टअप वेव है, और अभी लोग करें और सोचें नहीं ज़्यादा। जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना आप टाइम ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अपने आइडिया पे विश्वास है, तो इमीडिएटली आपको उतर जाना चाहिए। विनीत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।